Hello everyone, this is your YouTube channel Physics by Ashutosh Sir, the easiest and finest way to learn the concepts of physics for IIT JEE, NEET and for 11th and 12th as well. और आज के इस धमाकेदार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडिएशन प्रेशर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली एक तरह का वेव होता है और जब भी कोई वेव किसी सरफेस पे हिट करता है तो वो वेव उस सरफेस को अपना एक मोमेंटम ट्रांसफर कर देता है. क्लियर है? तो इसमें मोमेंटम ट्रांसफर्ड में दो केसेस बन सकते हैं. हो सकता है जो सरफेस हो ये कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस हो, या हो सकता है जो सरफेस है वो कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो. सब लोग फर्स्ट केस में मान लें. क्या है? इफ द सरफेस इज कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग. कैसा है सरफेस? कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग है. मतलब जो भी वेव्स उस सरफेस पे गिरेंगी दे आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय दैट सरफेस. जैसे मान लें कि साहब ये रहा सरफेस कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग और ये मान ले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और एनर्जी मान ले ई है. राइट? तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी ये इस सरफेस पे इतना अमाउंट ऑफ मोमेंटम इंपार्ट करेगी. दिस इज द अमाउंट ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर्ड या मोमेंटम इंपार्टेड बाय दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. क्या? डेल्टा पी बराबर ई बाई सी. सिंपल से टर्म्स है. ई मतलब एनर्जी कैरिड बाय दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सी स्पीड ऑफ लाइट. छापने 2 लाइन का डेरिवेशन है. क्या है? कैसे आ रहा है? तो देख ऐसा है, एक छोटा सा रिलेशन आता है. देयर इज रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ई बराबर पी इंटू सी. हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. अभी उसका यूज है तो थोड़ा सा समझ लें क्या होता है. जैसे मान लो मैं बोलता हूँ साहब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब लाइट वेव है. व्हाट इज लाइट? इट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. नहीं, सोर्स से लाइट निकल रहा है मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है. क्लियर है? आगे हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, हम लोग पढ़ेंगे लाइट का डुअल नेचर होता है. कई बार पार्टिकल बन जाता है, कई बार वेव बन जाता है. वो हम लोग ऑप्टिक्स बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं. ट्यूसडे से वी शैल बी स्टार्टिंग विथ ऑप्टिक्स. क्लियर? कल ये वाइंड अप हो जाएगा अपना. ठीक है? ट्यूसडे हम लोग शुरू कर लेंगे तो उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे. अभी समझ लें कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है मतलब लाइट जा रहा है. तुम लोग पढ़े होंगे लाइट जा रहा है मतलब उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको हम बोलते हैं फोटॉन्स. किसी भी एक फोटॉन की जो एनर्जी होती है इट इज एच न्यू और एच सी बाय लैम्डा. पढ़े? जैसे मान लें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब लाइट वेव है. ठीक है? तो मान ले कोई लाइट वेव है, उसका वेवलेंथ लैम्डा है. तो लाइट की जो एनर्जी होती है इट इज एस सी बाय लैम्डा. हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में, हम लोग चर्चा करेंगे. ठीक है? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. अभी इसका यूज है तो थोड़ा सा समझते चलें. क्लियर है? अब यहाँ पे एंट्री होती है आइंस्टीन सर की. आइंस्टीन सर क्या बोलते हैं? मास एनर्जी इक्विवेलेंस. आइंस्टीन साहब ने ये बोला कि साहब अगर किसी के पास मास है तो उसके पास एनर्जी है, एनर्जी है तो मास है. एक है तो दोनों है, एक नहीं तो जीवन में कुछ नहीं. मास एनर्जी इक्विवेलेंस ई बराबर एम सी स्क्वायर. ठीक है? तो आइंस्टीन साहब ने क्या बोला कि साहब लाइट के पास अगर इतनी एनर्जी है तो उसका पास कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ मोमेंटम भी होगा. तो पहले मास निकाल लेते हैं. तो एनर्जी होती है साहब m इंटू सी स्क्वायर. तो करस्पॉन्डिंग जो फोटोन का मास होगा, लाइट का जो मास होगा वो निकल आएगा. सी सी उड़ गया, h अपॉन लैम्डा इंटू सी. एक सी सी उड़ गया. मास इतना तो पता, मोमेंटम कितना होगा? तो मोमेंटम सब पढ़ते हैं मास इंटू वेलोसिटी. अब यहाँ पे लाइट है, लाइट कितनी वेलोसिटी से जाता है? सी से. सी मतलब 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. क्लियर है? तो देख, तो मोमेंटम साहब कितना हो गया? मास. मास मतलब हो गया h अपॉन लैम्डा सी, और है ना वेलोसिटी तो लाइट की वेलोसिटी कितनी? सी. तो सी सी उड़ जाता है. तो p बराबर यहीं से आ जाता है रिलेशन. p मतलब यहाँ पे मोमेंटम है. क्या है साहब? दिस इज मोमेंटम. लैम्डा को बोलते हैं वेवलेंथ. क्या है साहब? वेवलेंथ है. ऐसा है. क्लियर है? लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है. और h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट. एक कांस्टेंट होता है 6.64 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकंड. वो हम लोग पढ़ लेंगे, टेंशन मत ले. ठीक है? इसकी चर्चा हम लोग डिटेल में करेंगे इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. अभी इसका यूज है तो थोड़ा समझ लें.
कि जब एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है सी बाय लैम्डा, क्या बोला फिर से समझ लें, कैसे कैसे टर्म्स को हमने रिलेट किया है। तो देख, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है ऑफ एनर्जी ई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब लाइट है, ठीक है। तो लाइट की एनर्जी और लाइट का वेवलेंथ दे आर रिलेटेड बाय दिस, ई बराबर एस सी बाय लैम्डा। यहाँ पे एंट्री हुई आइंस्टीन साहब की। आइंस्टीन साहब ने बोला कि लाइट के पास एनर्जी है, मतलब उसके पास मास है ना, और मास और एनर्जी दे आर रिलेटेड बाय ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो ई को मैंने एम सी स्क्वायर से उड़ा दिया, तो करस्पॉन्डिंग लाइट का या फोटोन का मास आ गया, मास आ गया तो मोमेंटम आ जाएगा। पी मतलब क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ लाइट, मोमेंटम ऑफ फोटोन, है ना, मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, लाइट है, लाइट की वेलोसिटी क्या सी, तो यहां से मोमेंटम ये आ गया। अब ध्यान से देख, यहां से आसानी से तुम एनर्जी और मोमेंटम को रिलेट कर सकते हो। इधर देख, एच बाय लैम्डा असलियत में क्या है, ये तो फोटोन है, तो क्या मैं एनर्जी और मोमेंटम इनमें रिलेशन ये ले सकता हूं, ये सुनो, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन एनर्जी ऑफ लाइट एंड मोमेंटम ऑफ लाइट। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट है, ये लाइट की एनर्जी है, ठीक है, लाइट की एनर्जी या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पी क्या है, ऐसा मोमेंटम है, ठीक है, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ, ठीक है, राइट। ये जो टर्म्स हैं लाइट की फ्रीक्वेंसी, लाइट की वेवलेंथ, प्लैंक्स कांस्टेंट, लाइट का एनर्जी, लाइट का मोमेंटम, इन टर्म्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी उसका यूज है तो थोड़ा समझ लें, क्लियर है। तो E बराबर P इंटू सी, तो क्या मैं लिखूंगा P बराबर E बाई सी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड एनर्जी, क्लियर है। ये तो हमारा एक्सप्रेशन है, E बाई सी। पहले इतना छापे, पहले इतना छापे, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस है बताता हूं। अब देखो, अगर आपको पूछ रहा है कि बता इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने इस सरफेस को कितना मोमेंटम ट्रांसफर किया है, मोमेंटम ट्रांसफर्ड, मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्लियर है। तो मोमेंटम ट्रांसफर्ड मतलब कितना अमाउंट ऑफ मोमेंटम चेंज हुआ है, भाई जितना इसका मोमेंटम चेंज हुआ है उतना ही तो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है, नहीं, क्लियर है। जितना उसका मोमेंटम चेंज हुआ है उतना ही तो अमाउंट ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर हो गया है, क्लियर है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अब ध्यान से समझे, देखो, इनिशियली वेव आई, फाइनली इट इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस। इनिशियली दिखी वेव, उसके पास कुछ एनर्जी थी, कुछ मोमेंटम था, फाइनली गायब हो गई, इट इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड। तो क्या मैं बोलूंगा, फाइनली तो मोमेंटम जीरो है, भाई इनिशियली एनर्जी है तो इनिशियली मोमेंटम है, फाइनली इट इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस। तो फाइनली साहब कोई एनर्जी नहीं, कोई मोमेंटम नहीं। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम बाय कन्वेंशन में क्या नेगेटिव ले लूंगा, ये सुनो, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है ना, ऊपर है पॉजिटिव, नीचे है बाय कन्वेंशन नेगेटिव। तो यही असलियत में जो मोमेंटम है वही हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, या कह सकते हो चेंज इन मोमेंटम, जिसका एक्सप्रेशन आ जाएगा E बाई सी। तो यहां पे मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम क्यों सेम हो गया है, क्योंकि द वेव इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस। इनिशियली मोमेंटम था, फाइनली इट इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड। तो जितना इनिशियल मोमेंटम था तो उतना ही तो चेंज हो गया, क्योंकि फाइनली तो है ही नहीं, इसलिए यहां पे हम बोल रहे हैं, राइट, मोमेंटम ट्रांसफर्ड या चेंज इन मोमेंटम एक ही चीज है। फाइनली मोमेंटम जीरो, इनिशियल मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए मैंने माइनस लिख दिया बाय कन्वेंशन, माइनस माइनस प्लस हो गया। एक्चुअली ये जो हम लोग फर्स्ट केस पढ़े हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू से कि देयर इज अ पार्टिकल and collision of the particle with the surface is perfectly inelastic collision। ये जो हमने absorbing surface वाला एग्जांपल देखा ना, कि इनिशियली वेव आई और फाइनली गायब हो गई, मतलब इनिशियल मोमेंटम था, फाइनली जीरो हो गया। तो दिस केस इज इक्विवेलेंट टू अ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन ऑफ अ पार्टिकल विद द सरफेस। जैसे मान लें परफेक्टली या कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन, क्लियर। जैसे मान ले एक पार्टिकल का एक सरफेस के साथ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन तुम्हें कराना है, तो भाई साहब पार्टिकल क्या करेगा, इनिशियल वेलोसिटी से आया और इवेंचुअली फाइनली आफ्टर कोलिजन रिबाउंड नहीं किया, बैठ गया। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जितनी वेलोसिटी सेट करता है उतनी से रिबाउंड करता है। इनइलास्टिक में क्या होता है,
रिबाउंडिंग वेलोसिटी इज लेस देन हिटिंग वेलोसिटी, ये सुनो, याद आ रहा है, रिकॉल कर पा रहे हो लास्ट क्लास में सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन के फंडे, क्लियर है। अच्छा, परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है, बोथ द कोलाइडिंग बॉडीज दे स्टिक टुगेदर एंड द सिस्टम मूव विद सम कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो यहां तो सिस्टम मूव कर नहीं पाएगा, कर पाएगा क्या, ये तो सरफेस मैसिव ऑब्जेक्ट है ना, तो सिस्टम मूव ही नहीं कर पाएगा, मतलब फाइनली पार्टिकल यहां पे बैठ जाएगा। ध्यान से देख, क्या यही तो केस हो रहा है एब्जॉर्बिंग सरफेस में, इनिशियली पार्टिकल आया, फाइनली पार्टिकल बैठ गया, यही तो है। इनिशियली वेव आया, कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड, इनिशियल मोमेंटम है पार्टिकल का, इनिशियली वेव के पास मोमेंटम है, फाइनली पार्टिकल का जीरो, फाइनली वेव का जीरो। हाँ, ये एनालॉजी चल रही है, ऐसे रिलेट करके याद रख ले कि जो कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस है, दिस केस इज इक्विवेलेंट टू परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन ऑफ अ पार्टिकल विद द सरफेस। एनालॉजी छाप ले, फिर सेकंड केस पे मूव करेंगे। दूसरा केस बन सकता है कि हो सकता है जो सरफेस है इट इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मतलब वेव आया, इट इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस। तो यहां पे जो मोमेंटम ट्रांसफर्ड है या जो चेंज इन मोमेंटम है वो डबल हो जाता है। यहां पे जो एक्सप्रेशन आया, जो फाइनली फॉर्मूला आया सब, वो होता है जो मोमेंटम ट्रांसफर्ड इट इज 2E/c, ई की जगह 2E/c, दो लाइन का प्रूफ है ना, समझे, बाद में छापे। इधर देख, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब होता है कि वेव जिस मोमेंटम से हिट कर रही है, क्या उसी मोमेंटम से बाउंस बैक कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। ये सुनो, कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग में क्या होता है, वेव आई, कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय द सरफेस। यहां ऐसा नहीं है, वेव आई गई, जितनी वेलोसिटी हिट की या जितने मोमेंटम से हिट की, उसी वेलोसिटी से या उसी मोमेंटम से खड़ैक बाउंस बैक हो गया, ठीक है। अब सवाल आया इसमें साहब, है ना, डबल क्यों हो जाता है। आओ तो कुछ एक्सप्रेशन हैं जो अपने को याद रखने हैं। इधर देख, फोटोन की एनर्जी या लाइट की एनर्जी, भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है मतलब लाइट वेव है, सोर्स से लाइट निकल रही है मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रहे हैं, क्लियर है। तो लाइट की एनर्जी ये होती है और लाइट का मोमेंटम ये होता है, याद रख लें, h/λ। अभी भी थोड़ी देर पहले हम लोग प्रूव कर चुके हैं, है ना। लाइट की एनर्जी क्या है, c/λ, लाइट का मोमेंटम क्या है, h/λ, ठीक है, याद रखना है, याद रखना है, ठीक है। तो इस h/λ की जगह हम लोग p चिपका देते हैं, तो E बराबर PC आ जाता है या P बराबर E/c आ जाता है। ये हम लोग है ना डिराइव कर चुके रहे इन द प्रीवियस केस, ठीक है, उसको याद रख ले, अभी जरूरत पड़ेगी कि हमेशा ध्यान रखें लाइट के एनर्जी, लाइट का मोमेंटम, उनमें ये रिलेशन होता है क्या, E बराबर PC या P बराबर E/c, ठीक है। लाइट बोल ले या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल ले, लाइट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोमेंटम, एंड ऑफ कोर्स हम सबको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट वेव C की स्पीड से ट्रैवल करते हैं 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड इन एयर और वैक्यूम, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखें, जो ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम हुआ है, क्या साहब, जो ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम हुआ है, या कह सकते हो जो चेंज इन मोमेंटम हुआ है, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनली क्या तुम्हें ये देख रहा है और इनिशियली क्या तुम्हें ये देख रहा है, समझ में आ रहा है, मतलब आवाज नहीं आई, है ना, तो बोलो रे, ये सुनो। तो चेंज इन मोमेंटम क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब ध्यान से देख, फाइनली क्या भाग गया है, मतलब फाइनली ऊपर गया, ऊपर, तो ऊपर वाला मोमेंटम बाय कन्वेंशन पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड बराबर है, जितने मोमेंटम से आएगी उतनी मोमेंटम से जाएगी। दुनिया में जो आया है उसको जाना भी है, इतनी जल्दी थोड़ी जाना है ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम ऊपर है इसलिए बाय कन्वेंशन पॉजिटिव है, इनिशियली मोमेंटम ये इनिशियल है, तो इनिशियली नीचे की तरफ है इसलिए उसको मैंने बाय कन्वेंशन नेगेटिव रख दिया। तो क्या अब ये बात समझ में आ गई कि इस केस का जो चेंज इन मोमेंटम है, इस केस का जो मोमेंटम ट्रांसफर्ड है, वो पिछले केस के मोमेंटम के ट्रांसफर का डबल क्यों है, ये बात समझ में आ गई। क्योंकि पिछले केस में क्या हो रहा था, वेव वॉज कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय द सरफेस, फाइनल मोमेंटम वहां पे 0 था, है ना। यहां पे कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वेव आया कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस विदाउट एनी अब्जॉर्प्शन, कोई अब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, कंप्लीट रिफ्लेक्शन हुआ है। पिछले केस में कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ था, कंप्लीट अब्जॉर्प्शन था, ये दोनों में डिफरेंस है। तो चेंज इन मोमेंटम या ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम ट्वाइस पी हो गया, और पी कितना है, E/c, पी की वैल्यू यहां चिपका दे, हो गया प्रूव। तो ट्वाइस पी मतलब E/c, पी कितना है,
ये ले तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले जो तुम्हें याद रखना है। और अगर इसको उसी तरह से हम लोग रिलेट करने की कोशिश करोगे तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस केस इज इक्विवेलेंट टू परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ऑफ अ पार्टिकल विद द सरफेस। ये सुनो, इलास्टिक कोलिजन में हम लोग यही तो पढ़े हैं, पार्टिकल जितनी वेलोसिटी सेट करता है उतनी वेलोसिटी रिबाउंड करता है, जितना मोमेंटम सेट करेगा उतनी मोमेंटम से रिबाउंड करेगा। ध्यान से सोच, क्या ये वाला केस तो है? वेव जितने मोमेंटम से हिट कर रहा है उतनी मोमेंटम से बाउंस बैक कर रहा है। मैग्नीट्यूड बराबर, डायरेक्शन डिफरेंट है। ये देख, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बराबर, डायरेक्शन डिफरेंट है। ठीक है, सो दिस केस इज इक्विवेलेंट टू क्या? परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक बोल रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक, इट्स वन एंड सेम थिंग। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ऑफ अ पार्टिकल विद द सरफेस। इधर देख, जैसे मान ले पार्टिकल इलास्टिक कोलिजन में हम लोग ये तो पढ़े रहे, एम मास का पार्टिकल है, यू की वेलोसिटी सेट कर रहा है और उतनी वेलोसिटी से रिबाउंड कर रहा है। तो वही तो यार है, जितने मोमेंटम से आया उतनी मोमेंटम से गया वही केस तो है। परफेक्टली रिफ्रैक्टिंग सरफेस, वेव जितने मोमेंटम सेट कर रही है उतने मोमेंटम से बाउंस बैक कर रही है। तो ऐसी चीज़ों को रिलेट करके याद रख सकते हो कि सरफेस कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन ऑफ अ पार्टिकल विद द सरफेस, और कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ऑफ अ पार्टिकल विद द सरफेस। एनालॉजी छाप ले। देख, रेडिएशन प्रेशर क्या है? क्या होता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ दे, जब भी कोई वेव किसी मीडियम में प्रोपोगेट करती है, इट कैरीज सम मोमेंटम विद इट, इट कैरीज सम एनर्जी विद इट। जब भी कोई वेव किसी सरफेस पे फॉल करता है तो वेव अपना मोमेंटम ट्रांसफर करता है। हम लोग पिछले केस में पढ़ चुके हैं। बिकॉज ऑफ दैट ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम वेव सरफेस पे एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स की वजह से एक प्रेशर आता है जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर। डेफिनेशन ये, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑन टू सरफेस इट इज कॉल्ड एज रेडिएशन प्रेशर। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस पे जो प्रेशर डालती है उस प्रेशर को हम बोलते हैं क्या? रेडिएशन प्रेशर। असलियत में जब वेव हिट करती है तो अपना मोमेंटम ट्रांसफर करती है, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम की वजह से सरफेस पे एक फोर्स लगता है, फोर्स की वजह से एक प्रेशर आता है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया एंड दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज रेडिएशन प्रेशर। जैसे हम लोग ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम में दो केसेस पढ़े थे, एक कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए, दूसरा कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। ऐसे ही प्रेशर में भी हम लोग दो केसेस करेंगे। कौन कौन से? तो साहब पहला केस बन सकता है, केस नंबर 1 क्या है कि अगर तो जो सरफेस है वो कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग है। कैसा है? जैसे मान लो पहले केस में कि साहब वेव आया, कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गया। जैसे मान लेते हैं वेव का इंटेंसिटी, अब यहाँ पे इंटेंसिटी के टर्म्स में डिफाइन होते हैं फॉर्मूले। जैसे हमने मोमेंटम ट्रांसफर के फॉर्मूले देखे वो एनर्जी के टर्म्स में थे, E/c या 2E/c। यहाँ पे एनर्जी के टर्म्स में डिफाइन नहीं करते, यहाँ पे इंटेंसिटी के टर्म्स आ जाते हैं। बाकी है सिमिलर फॉर्मूले, ठीक है। जैसे हम लोगों को याद आ रहा हो, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस के केस में मोमेंटम का एक्सप्रेशन था क्या? E/c। यहाँ पे हो जाता है I/c। तो यहाँ पे जो रेडिएशन प्रेशर है ना, इट इज डिफाइंड एज I मतलब इंटेंसिटी है, C मतलब वही स्पीड ऑफ लाइट है। इंटेंसिटी समझते हो? इंटेंसिटी ऑफ वेव, ये हम लोग वेव्स में पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर, वेव्स के चैप्टर में। इंटेंसिटी ऑफ वेव, एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द वेव पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? वेव जो है किसी भी सरफेस पे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितना अमाउंट ऑफ राइट एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, उसको हम बोलते हैं क्या? इंटेंसिटी ऑफ वेव। आई मतलब क्या है? एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय वेव पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम। छाप ले 2 लाइन का डेरिवेशन क्या है, कैसे कैसे। तो यहाँ पे जर्नी हम लोग यहीं से साहब शुरू करते हैं। इंटेंसिटी असलियत में होती है एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द वेव, है ना, पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम। वेव ने यूनिट एरिया पे यूनिट टाइम में कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर की है, दैट इज अ मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द वेव। क्लियर है? डेल्टा ई को क्या मैं ऐसे भी ले सकता हूँ? क्लियर है? अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है या लाइट जा रहा है, तो बता लाइट की एनर्जी और लाइट के मोमेंटम, इनमें हम लोग क्या रिलेशन पढ़ते हैं? E बराबर PC या P बराबर E/c। याद आया? नहीं? लाइट का एनर्जी क्या पड़ता है? hc/λ। इसमें जो h/λ होता है यही तो रे मोमेंटम होता है। E बराबर PC।
पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर वो वाला नहीं है, पी मोमेंटम है, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट है, कंप्यूटर हैज़ बिकम पर्सनल अगेन, ठीक है। तो ई बराबर पी सी, तो उसको ऐसे भी ले सकते हैं, नहीं डेल्टा ई बराबर एक ही बात है, कोई शक नहीं। जैसे मान ले वेव का मोमेंटम आपने डेल्टा पी से चेंज कर दिया, करस्पॉन्डिंग चेंज इन इट्स एनर्जी इज डेल्टा पी इंटू सी, सुनो सी कांस्टेंट रहेगा, सी स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मोमेंटम को मान लो आपने डेल्टा पी से चेंज कर दिया, करस्पॉन्डिंग चेंज इन एनर्जी कितनी हो जाएगी, कोई शक नहीं। फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, यहाँ से डेल्टा ई और यहाँ से डेल्टा इक्वेट करा लूँ, तो डेल्टा, क्योंकि अपने को डेल्टा पी चाहिए, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम आएगा, वहाँ से फोर्स आएगा, फिर उसको एरिया से डिवाइड करेंगे, वहाँ से प्रेशर आएगा। दिस अप्रोच अप्लाई कैसे करते हैं, सुन ध्यान से। तो यहाँ से डेल्टा ई कितना दिख रहा है बोल, और यहाँ से डेल्टा ई कितना दिख रहा है, क्या किया समझ में, इस डेल्टा ई की वैल्यू इस डेल्टा ई की वैल्यू क्यों लगा दिया, तो डेल्टा पी सी और आई ए डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा पी कितना निकला है अपना, आई ए डेल्टा टी एंड डिवाइड बाय आई ए डेल्टा टी एंड डिवाइड बाय चेंज इन मोमेंटम आ गया, टाइम से डिवाइड कर दे, फोर्स निकल आएगा। फोर्स क्या पढ़ते हो, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम आ गया, उसको डेल्टा टी से डिवाइड कर, डेल्टा पी की वैल्यू छपका रहा हूँ, पहले समझे बाद में छापे, है ना, समझते चलो बाद में छापना। तो 1 बाई डेल्टा टी एसिड है, डेल्टा पी की जगह आई ए डेल्टा टी अपॉन सी, डेल्टा टी उड़ जाएगा फोर्स आ गया, फोर्स आ गया है। अब यहाँ से प्रेशर निकाल सकते हो, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रेशर होता है, अब ये प्रेशर है, ये मोमेंटम नहीं है ना, ये मोमेंटम था, दिस इज मोमेंटम ट्रांसफर्ड, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करेंगे प्रेशर की। तो प्रेशर साहब क्या होता है, प्रेशर होता है इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स निकाल चुका है, एरिया छोड़ा दे, प्रेशर निकल आएगा, ठीक है ना। तो प्रेशर हो गया, बोलो फोर्स कितना है, आई ए बाई सी और डिवाइड बाई एरिया, तो ए उड़ जाएगा, ये छोटा सा डेरिवेशन है ना। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेडिएशन प्रेशर फॉर कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस। और इसमें भी तुम लोग जो है ना, ध्यान रखो कि ये जो हम लोग केस पढ़े हैं परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस वाला, दिस इज इक्विवेलेंट टू परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन ऑफ अ पार्टिकल विद द सरफेस। किसके इक्विवेलेंट है, कि सब पार्टिकल आया परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, तो आफ्टर कोलिजन पार्टिकल फाइनली रेस्ट पे आ गया, क्योंकि ये तो सरफेस है, मैसे ऑब्जेक्ट है, ये तो मूव कर नहीं सकता है, तो ये रेस्ट पे आ गया, तो ये भी रेस्ट पे आ जाएगा, राइट। क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में बोथ द कोलाइडिंग बॉडीज दे स्टिक टुगेदर एंड द सिस्टम मूव्स विद सम कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। अब यहाँ पे मोशन हो नहीं सकता है, तो सरफेस रेस्ट पे, इसलिए पार्टिकल भी रेस्ट पे आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे भी क्या है, पार्टिकल के पास इनिशियल मोमेंटम है, वेव के पास इनिशियल मोमेंटम है, फाइनली पार्टिकल का मोमेंटम 0, फाइनली वेव इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस, फाइनली मोमेंटम वेव का भी क्या है 0, ठीक है। तो ऐसे लिख ले, तो उसके ऐसे इक्विवेलेंट टू से कौन सा है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तब छाप लें, सेकंड केस करते हैं। तो अगला केस अब क्या है, अगर तो जो सरफेस है इट इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, इधर देखो, तो वेव आया, राइट, और उसी स्पीड से वापस चला गया, या उसी मोमेंटम से वापस चला गया विदाउट एनी एब्जॉर्प्शन, कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस। तो इस केस में जो रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो इस केस के रेडिएशन के, है ना, प्रेशर के फॉर्मूला का डबल हो जाता है। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या निकाले थे, आई बाई सी, यहाँ क्या हो जाएगा 2 आई बाई सी, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूले हैं। ठीक है, ऐसे रिलेट करके याद रख ले, जैसे मोमेंटम के फॉर्मूले, ठीक है, वैसे ही प्रेशर के फॉर्मूले, बस जहाँ जहाँ मोमेंटम आएगा वहाँ पे ई रख देना, ई मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वहाँ पे हम लोग निकाले थे क्या, ई बाई सी और 2 ई बाई सी फॉर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग एंड परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ पे जब भी रेडिएशन प्रेशर की बात होगी तो वहाँ पे ई की जगह आई आ जाता है, आई बाई सी एंड 2 आई बाई सी फॉर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग एंड फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये बस अपने को याद रखना है, ठीक है। मोमेंटम मतलब एनर्जी, ठीक है, वहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड है। प्रेशर मतलब इंटेंसिटी, मतलब वो इंटेंसिटी से रिलेटेड है, क्योंकि इस पर वे सवाल पूछे आ चुके हैं जेईई मेंस में भी और नीट में भी, ठीक है। छाप ले, 2 लाइन का डेरिवेशन है,
कैसे आ रहा है, बोल सकता हूँ इस केस का जो चेंज इन मोमेंटम होगा, मोमेंटम से ही जर्नी शुरू करेंगे, पहले चेंज इन मोमेंटम आएगा, वहाँ से फोर्स आएगा, फिर वहाँ से प्रेशर आ जाता है। इस केस का जो चेंज इन मोमेंटम होगा, बोल सकता हूँ इस केस के चेंज इन मोमेंटम का डबल हो जाएगा। तुम लोग याद आ रहा हो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग में आया और फिर तो गया ही नहीं है ना, इनिशियल मोमेंटम था, फाइनली मोमेंटम जीरो हो गया। तो इस केस में तुम लोग याद आ रहा हो चेंज इन मोमेंटम हम लोग क्या निकाले थे, आई ए, ऐसे तो कुछ तो निकाले थे नहीं, पन्ने पलट एक बार देख ले, क्लियर, यही भी लिखा था, अभी उड़ा दिया, आई ए डेल्टा टी बाई सी, फिर फोर्स निकाला था आई ए बाई सी, और फिर प्रेशर हो गया था तो आई बाई सी आ गया था, क्लियर है। तो ध्यान से सोच के बोलो, क्या इस केस का जो चेंज इन मोमेंटम होगा इस केस के चेंज इन मोमेंटम का डबल हो जाएगा? नहीं भाई, यहां पे फाइनली मोमेंटम जीरो, इनिशियल मोमेंटम माइनस पी, फाइनली जीरो, इनिशियली नीचे आ रहा है इसलिए नेगेटिव, तो यहां पे चेंज इन मोमेंटम पी। यहां पे देख, अगर चेंज इन मोमेंटम आप पूछोगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनली ऊपर है प्लस पी, इनिशियली नीचे है माइनस पी, हो गया ना रे डबल। इसलिए यहां पे बोल सकते हैं, तो यहां पे आप जो चेंज इन मोमेंटम निकाले हो उसका डबल हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहीं से मैं जर्नी शुरू करता हूं, ठीक है। कि साहब चेंज इन मोमेंटम या मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डायरेक्टली, इसका मैं डायरेक्टली डबल करके लिख रहा हूँ, इसके पहले के जो स्टेप्स हैं वो कॉमन है, डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो डायरेक्टली अब मैं लिख रहा हूँ डेल्टा पी बराबर क्या, ट्वाइस आई ए डेल्टा टी बाई, यहाँ से जर्नी शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें पता है यहाँ का जो चेंज इन मोमेंटम है यहाँ के चेंज इन मोमेंटम का डबल है, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम निकल चुका है, तो यहाँ का चेंज इन मोमेंटम डबल कर दे। इसके पहले का जो स्टेप है वो प्रोसेस कॉमन है, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से जर्नी शुरू करते हैं। अब चेंज इन मोमेंटम आ गया, अब आसान है, चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया है, तो अब देखो फोर्स कितना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो 1 डेल्टा टी, और डेल्टा पी जो निकाला वो चिपका रहा हूँ, ट्वाइस जो भी है ना, तो डेल्टा टी उड़ा दे, फोर्स आ गया, फोर्स आ गया तो प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, क्या होता है, ट्वाइस आई ए बाई सी अपॉन, तो ये छोटे छोटे डेरिवेशन से ध्यान रखना है अपने को। दिस द एक्सप्रेशन ऑफ, ठीक है, रेडिएशन प्रेशर। और इसको भी उसी तरह से तुम लोग रिलेट करके समझ सकते हो कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इक्विवेलेंट टू परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ऑफ अ पार्टिकल विद द सरफेस। दिस केस इक्विवेलेंट टू से, ये साहब एक पार्टिकल आ रहा है, उसका सरफेस के साथ जो कोलिजन है कंप्लीटली इलास्टिक है। कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है। तो इलास्टिक कोलिजन में ही तो होता है, जितनी वेलोसिटी हिट करता है सेम वेलोसिटी से बाउंस बैक मारता है, रिबाउंड करता है, नहीं। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम होगा, मास सेम है, वेलोसिटी सेम है, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन बस डिफरेंट है। इनिशियली मोमेंटम नीचे है, फाइनली मोमेंटम ऊपर है, तो फाइनल मोमेंटम कितना, नहीं, इनिशियल मोमेंटम कितना, वही तो इस केस में भी हो रहा है, नहीं, फाइनली मोमेंटम कितना है, इनिशियली मोमेंटम कितना है। तो ऐसे याद रखें, कंप्लीटली अगर अब्जॉर्बिंग सरफेस है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिस केस इज इक्विवेलेंट टू परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इक्विवेलेंट टू परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल विद द सरफेस, छाप लें। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या हेडिंग पड़ेगी, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ बेसिक एसेंशियल फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं जो अपने को याद रखनी है। प्रॉपर्टी नंबर 1, electromagnetic waves, they are radiated by an accelerating charge. Electromagnetic waves are produced by an accelerating charge, and these electromagnetic waves, they do not require any medium for their propagation. क्या बोला, ठीक सुना तुमने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सोर्स क्या है, हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है, एक्सलेटिंग चार्ज, कह सकते हो ऑसिलेटिंग चार्ज, समझ है ना। कैसे प्रोड्यूस होते हैं, बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज। एक एक्सेलरेटिंग जो चार्ज है
वो प्रोड्यूस करता है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कैसे करता है और डिटेल में चर्चा हम लोग कर चुके हैं। दूसरी इसी में दूसरा पॉइंट और आया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी मीडियम में भी प्रोपागेट कर सकते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम दैट इज वैक्यूम में भी प्रोपागेट कर सकते हैं। इसी में इन द सेम प्रॉपर्टी एक और पॉइंट आया कि साहब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। इसका मतलब ये हुआ कि साहब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, ये सब मीडियम में भी प्रोपागेट कर सकते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल लाइट है, लाइट इज आल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं? नहीं, जो लाइट है वो हर मीडियम में प्रोपागेट कर लेता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। ठीक है, गैस में जैसे मतलब एयर में प्रोपागेट कर रहा है, एयर में तो तुम्हें दिख ही रहा है ना, लाइट वेव आ रही है एयर में। ठीक है, लिक्विड में जैसे पानी के अंदर भी है ना, नहीं कई बार जैसे स्विमिंग पूल है तो उसमें जो है ना, पूल के अंदर बल्ब जला देता है, नहीं तो वो हमें दिखता है। इसका मतलब लाइट कैन है ना प्रोपागेट इन लिक्विड्स। ठीक है, वाटर के अंदर भी लाइट दौड़ सकता है। या ग्लास है, ठीक है, ग्लास का क्यूब है, उसके आर पार लाइट दिखती है हमें, नहीं जैसे एक ग्लास प्लेट ले ले, उसके उधर बल्ब जला दे तो इधर हमें दिख जाता है। इसका मतलब लाइट जो है, ठीक है, पेनिट्रेट करके आ रहा है, मतलब पक्की बात है लाइट जो है सॉलिड्स में भी प्रोवाइड कर सकती है। देख वो अलग बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिफरेंट मीडियम में स्पीड डिफरेंट हो सकती है, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हर मीडियम में प्रोवाइड कर सकती हैं। एयर में देखेगा तो उनकी स्पीड डिफरेंट होगी, लिक्विड में देखेगा डिफरेंट हो जाएगी, सॉलिड में देखेगा डिफरेंट हो जाएगी। क्लियर है? हाँ, ध्यान रखें, कैसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो उनकी एयर या वैक्यूम में स्पीड सेम रहती है। कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट मीडियम चेंज करने से वो स्पीड चेंज होती है। क्लियर है? तो सॉलिड, लिक्विड, हमने गैस देख लिया, या इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम वैक्यूम में भी प्रोवाइड कर सकता है। भाई अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो तो अर्थ के सरफेस से 40 या 50 किलोमीटर तक है, उसके बाद का जो रीजन है इट्स अ परफेक्ट वैक्यूम, कंप्लीट वैक्यूम। तो सन से जो लाइट आ रही है, नहीं अभी ठंडी का मौसम है, बाहर बैठ के तुम लोग है ना ठीक है धूप सेकते हो, तो वो धूप कब आ रही है? एटमॉस्फेयर में तो बाद आ रही है, उससे पहले तो वो वैक्यूम में ट्रैवल करते हुए आ रही है। मतलब पक्की बात है, लाइट कैन ऑल्सो प्रोपागेट इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम इन वैक्यूम। तो वो मीडियम में भी जा सकता है, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस में चल ही सकता है। इसके अलावा इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम वैक्यूम में भी प्रोवाइड कर सकता है। छोटी छोटी है ना प्रॉपर्टीज हैं, छापते चले आगे बढ़ते चले। दूसरी प्रॉपर्टी आई क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन में जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस होते हैं वो आपस में ही परपेंडिकुलर होते हैं, और वेव प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर रहते हैं। कैसे रहते हैं देख, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये सब आपस में भी परपेंडिकुलर होते हैं, और ये वेव प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर रहते हैं। वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर रहते हैं। कैसे रहते हैं हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। ये सुनो, याद है तुम लोगों को? एक सुंदर सा डायग्राम देखा था, नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है ना ऑसिलेट कर रही है, जैसे मान लिया वाई डायरेक्शन में कर रही है कि नहीं? और जो मैग्नेटिक फील्ड है मान लिया जेड डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है। आवाज़ नहीं आई? लास्ट में हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं ना इसकी। मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस हैं। तो इस तरह से है, और तुम लोगों को थोड़ा सा करके भी दिखाया था। बहुत अच्छे से नहीं कर सकते क्योंकि है ना कैमरे में हाथ लग जाएगा। बाकी इस तरह से होता है देख रहे हो तुम लोग कैमरा में, मतलब इस तरह से होता है। और ये देख है ना मतलब जैसे ये मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं, ये मान ले मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं, और ये जिधर मैं जा रहा हूँ वो वेव प्रोपगेशन है। असलियत में इस तरह से होता है, असलियत में उसकी जो कहानी है ना इस तरह से होती है। बहुत ज़्यादा फॉर्म में नहीं कर सकता हूँ, कैमरा हमारा टूट जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाने के चक्कर में कैमरा तोड़ डाला। नहीं, ब्रेकिंग न्यूज़ एक टीचर ने जो है ठीक है जोश में, ठीक है समझ में आ गया तो ऐसा है, समझ ना? तो इस तरह से सिचुएशन होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से वाइब्रेट कर रही है, और जो वेव है वो इस तरह से जा रही है। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, ठीक है,
और ये आपस में ही परपेंडिकुलर है, वेव प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर है, वेव भाग रहा है इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेव प्रोपगेशन का परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड भी वेव प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर है। डायग्राम छाप लें। तो इसमें से आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी आई कि हमेशा ध्यान रखें ये जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस होते हैं ये हमेशा सेम फेज में होते हैं। सेम फेज मतलब वो अपनी सेम पोजीशन साइमल्टेनियसली अटेंड करते हैं। जिस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम उसी टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, जिस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम उसी टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ये हमेशा वाइब्रेट करते हैं इन द सेम फेज। जैसे कि यहाँ से ध्यान से देखो, जिस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है उसी टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, किस बात का मैग्नेटिक फील्ड। एक फील्ड दूसरे फील्ड को प्रोड्यूस करता है, जब एक फील्ड ही जीरो तो दूसरा फील्ड कहाँ से आएगा, ये कहानी है। ठीक है, और ध्यान से देख, जिस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम उसी टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, जिस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो उसी टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो, जिस टाइम पे एक फील्ड मैक्सिमम उसी टाइम पे दूसरी फील्ड मैक्सिमम एंड सो ऑन। हमेशा ध्यान रखें कि तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये सारे के सारे प्रोपागेट करते हैं विद द सेम स्पीड इन एयर वैक्यूम, है ना, और वो स्पीड होती है सी। ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये ट्रैवल करते हैं, ठीक है, सेम स्पीड से। किससे? सेम स्पीड। कहाँ पे? इन एयर वैक्यूम, एयर या वैक्यूम में। क्लियर है? और वो स्पीड होती है सर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर या वैक्यूम में अगर आप स्पीड बात करते हैं तो एयर या वैक्यूम में जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी पे। ये यहीं से तो आता है ये फिगर, ये जो फिगर है ना वेल नोन फिगर, ये यहीं से तो आता है। अब सन नोट की वैल्यू छाप दे, मी नोट की वैल्यू छाप दे, लास्ट हम लोग डिस्कस कर चुका है। ठीक है, अच्छा किसी डिफरेंट मीडियम में तो मीडियम की परमिटिविटी मीडियम की परमेबिलिटी आती है ना, लास्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। ये एयर वैक्यूम के लिए, ये सब किसके लिए है? एयर या वैक्यूम के लिए। अब मीडियम में अगर देखेगा तो मीडियम की परमिटिविटी मीडियम की परमेबिलिटी डाल दे, अब साइन और मी हो जाएगा, ये हो जाएगा सब किसी मीडियम में। तो हमेशा ध्यान रखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है इट डिपेंड्स अपॉन परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। अगली सा प्रॉपर्टी आई, जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ क्या? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इट इज आल्सो डिफाइंड एज रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द आरएमएस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फैक्टर्स पे और इस तरह से डिपेंड करती है। हम लोग पिछले क्लास में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्मूले अपने को याद रखना है, ठीक है। ई नोट क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बी नोट क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। या ईआरएमएस क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बीआरएमएस क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अब ये बोलता है कि सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बोथ द फील्ड्स आर प्रेजेंट, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो टोटल एनर्जी रहती है इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बिटवीन बोथ द फील्ड्स, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो भी एनर्जी डेंसिटी है वो आधी एनर्जी डेंसिटी एसोसिएट रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड में और आधी रहती है रिमेनिंग मैग्नेटिक फील्ड में। और वो आधी आधी कितनी कितनी रहती है? लास्ट में हम लोग लास्ट में आखिरी में डिस्कस किए, याद है? एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड याद है तुम लोगों को? कुछ ऐसा पढ़ा था नहीं? और इसी को इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसी को इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कितना? 1/4 नहीं, क्योंकि ये रमास होता है E0/√2, तो इस फॉर्म में आता है। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी है क्या पढ़े हो? हाफ BRMS² अपॉन नहीं, और या 1/4 B0², एक ही बात है। क्लियर समझ है ना? और दोनों एनर्जी बराबर है, जितनी एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में उतनी एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड में। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये फैक्टर बराबर होता है या फिर ये बराबर होता है, पिछले क्लास में हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, ऐसा है। अच्छा, दोनों को ऐड कर दे, टोटल एनर्जी आ जाएगी, है ना, दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू और दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, ठीक है ना। तो ये बेसिकली सारी एनर्जीज बराबर हैं, है ना। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1/2 एप्सिलॉन नॉट ERMS² लिखो या 1/2 BRMS² अपॉन, है ना, B0।
या इस फॉर्म में भी, ये सब बराबर है, सब बराबर है ना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट या 1/4 बी नॉट स्क्वायर, तो ये सारे बराबर हैं और इन दोनों को जोड़ देना, टोटल एनर्जी आएगी, टोटल एनर्जी डेंसिटी आएगी। अगला सा प्रॉपर्टी आया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो सारे के सारे प्रिंसिपल को फॉलो करती है, उन सारे के सारे फिनोमेना को फॉलो करती है, ओबे करती है, जो कि एक नॉर्मल प्रोग्रेसिव वेव फॉलो करती है, राइट। जो भी प्रॉपर्टीज एक नॉर्मल प्रोग्रेसिव वेव एग्जिबिट करती है वो सारी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी एग्जिबिट करते हैं। जैसे एक नॉर्मल वेव है तो वो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना एग्जिबिट करती है, ट्रांसमिशन के फिनोमेना एग्जिबिट करती है, ट्रांसमिशन बोल दो या रिफ्रैक्शन बोल दो, डिफ्रैक्शन का फिनोमेना, इंटरफेरेंस का फिनोमेना, पोलराइजेशन का फिनोमेना। तो जो जो फिनोमेना एक नॉर्मल प्रोग्रेसिव वेव एग्जिबिट करता है वो सारे फिनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी फॉलो करती है, ओबे करती है, एग्जिबिट करती है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शो करती है फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, सब कुछ करती है, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सारे के सारे, ठीक है, एक नॉर्मल प्रोग्रेसिव वेव में होने वाले फिनोमेना को शो करती है, एग्जिबिट करती है, ठीक है, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, ठीक है, इंटरफेरेंस हो, डिफ्रैक्शन हो, ठीक है, पोलराइजेशन हो, सारे फिनोमेना को एग्जिबिट करता है। तो अगली प्रॉपर्टी ये बोलता है क्या कि लाइट के जो ऑप्टिकल इफेक्ट्स होते हैं उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल वेक्टर होता है इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। द ऑप्टिकल इफेक्ट्स ऑफ लाइट, इनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल इफेक्ट्स ऑफ लाइट। जैसे लाइट के जो तुम ऑप्टिकल इफेक्ट्स पढ़ते हो ना, अभी नहीं पढ़े, मतलब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये सारे लिख दिए ठीक है, रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स, चाहे रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, इंटरफेरेंस हो, डिफ्रैक्शन हो, पोलराइजेशन हो, तो इन सब के लिए लाइट में जो वाइब्रेशंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आगे हम लोग जैसे वे ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन करेंगे तो उसमें हम बोलते हैं लाइट वाइब्रेट कर रही है, तो लाइट वाइब्रेट कर रही है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस रिस्पॉन्स करते हैं। क्यों? बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज वेरी मच ग्रेटर देन दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक नया कंसेप्ट है, ध्यान सुन। लाइट के जितने भी ऑप्टिकल इफेक्ट्स हैं ना, ठीक है, उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल। जैसे हम लोग अभी पोलराइजेशन डिस्कस करेंगे ना, तो लाइट वाइब्रेट कर रही है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन डिस्कस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डिस्कस नहीं करते हैं। क्यों? अब रीजन पे आते हैं। क्योंकि साहब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है मैग्नेटिक फील्ड से कहीं ज़्यादा होता है। अब सोचो ऐसा क्यों? ठीक है भाई, लाइट बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोले कोई दिक्कत नहीं है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और क्या हम लोग लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड पढ़ते हैं C = E0/B0? अब ध्यान से सोच, अब समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड से इतने टाइम्स है, और ये छोटा मोटा नहीं है, इसको हल्के में मत लेना। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एयर वैक्यूम 3 × 10⁸। हाँ, खतरनाक फैक्टर है रे। असलियत में यहाँ पे जो C है ना, ये छोटा मोटा मत लेना रे। इसलिए हम बोलते हैं E0 की वैल्यू यहाँ पे B0 से बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जैसे रीजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये लाइट जा रही है, तो हम मान के चलते हैं कि साहब इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड भी करती है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है, इसलिए हम मेजर मान के चलते हैं कि लाइट जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन है। जैसे ये पॉइंट सोर्स है, उससे लाइट निकल रही है, मतलब क्या वाइब्रेट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है, नो डाउट। ये पॉइंट सोर्स है, बल्ब है, बल्ब से निकलने वाली लाइट मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के भी वाइब्रेशन और मैग्नेटिक फील्ड के भी वाइब्रेशन। हम क्या मान के चलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रही है।
मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है, इंटेंसिटी बहुत कम है। रीजन इज क्लियर है। अब इसमें एक छोटा सा सवाल आया, एक नेचुरल सा सवाल, ठीक है, तुम्हारे मन में अराइज हो सकता है क्या, कि हमने देखा साहब कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से बहुत बड़ा है, तो इसके पहले जो हम लोग पॉइंट पढ़े हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी होती है इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बिटवीन बोथ द फील्ड्स। कैसे? एनर्जी तुम बोल रहे हो बराबर है जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की उतनी मैग्नेटिक फील्ड की, लेकिन बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से बहुत बड़ा है। नहीं, साउंड्स टू कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। ये सुनो, क्या तुम लोग भी ऐसे ही सोचते हो नहीं, हम सर ज़्यादा नहीं सोचते ठीक है, अगले साल सोचेंगे 1 2 3 4 5 कितने 6 दिन बाद आने वाला नया साल ठीक है, हम नए साल में सोचेंगे आवाज़ नहीं आई, सवाल पकड़ में आया मैं क्या पूछ रहा हूँ। एक तरफ हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ी है ऑन द अदर हैंड हम बोल रहे हैं कि साहब जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी वो आधी आधी डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाउ कम मतलब आई एम आस्किंग यू, कैन यू एक्सप्लेन दिस? ऐसा क्यों? नहीं, दो अलग अलग स्टेटमेंट जा रहे हैं, ईस्ट में जा रहा है कि वेस्ट में जा रहा है। सिर्फ परमिटिविटी बहुत छोटी होती है तो उससे बैलेंस हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ पे भाई दूसरे फैक्टर्स भी तो हैं, ई नॉट है, बी नॉट है, लेकिन उसके अलावा भी तो कुछ है, परमिटिविटी है, परमेबिलिटी है, समझ में आया ना। देख असलियत में क्या हुआ कि साहब आपने बोला कि जो है एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की है हाफ अप साइन नॉट और एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की है हाफ बी नॉट स्क्वायर। अब ध्यान से देख, नो डाउट ई नॉट बी नॉट से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा है, बना रहने दे, लेकिन बड़ा है बाजू में छोटा भी तो बैठा है ना, तो वो मामला बैलेंस कर देगा। कितना होता है 8.86 × 10⁻⁻⁴ ठीक है, नहीं तो जितने से बड़ा है उससे कहीं ज़्यादा उसने छोटा कर दिया। अच्छा यहाँ पे उल्टा है, मान ले मैग्नेटिक फील्ड छोटा है लेकिन नीचे भी तो देख मी नॉट होता है 4π × 10⁻⁻⁷, जब ऊपर आएगा तो बराबर हो जाएगा नहीं, इसके बाजू में बहुत छोटा बैठा है तो थोड़ा कम कर देगा, और ये नो डाउट बहुत छोटा है लेकिन जब ये ऊपर आएगा तो कितनी तबाही मचाएगा, तो ऑलमोस्ट वो बराबर हो जाते हैं। इसलिए कंफ्यूज ना हो कि साहब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़ा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत छोटा है, तो दोनों में एनर्जी स्टोर कैसे बराबर हो जाती है, तो ये रीज़न है। तो एनर्जी दोनों की बराबर ही रहती है, कंफ्यूज ना होना छाप में। तो साहब आखिरी प्रॉपर्टी आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, आखिरी प्रॉपर्टी आई, ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फ्रिक्वेंटली आती है ना बोर्ड एग्जाम्स, तो इस बार हो सकता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, सब्जेक्ट हो तो तुम्हें लिखना पड़ेगा रे तो अब लिखने की भी आदत डालनी पड़ेगी ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टी पूछ सकता है ना। अब जो डेरिवेशंस वगैरह पढ़ रहे हो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब है ना, पूछ सकता है, याद रखना, हो सकता है पूछ ले, राइट डाउन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये सब लिखना पड़ेगा, याद रखना है, ठीक है। तो आखिरी पॉइंट यह है कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई क्रॉस बी। एक छोटा सा इसको नाम दिया गया जिसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर, एक नया कंसेप्ट है। क्या बोला? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सब होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ किधर, ई क्रॉस बी। इसको एक नया नाम मिला जिसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। क्या बोलता है? कई बार पूछ लेता है, तुम्हारे बोर्ड उसमें पूछ सकता है कि व्हाट इज अ पॉइंटिंग वेक्टर, एक नाम रख दिया गया। तो पॉइंटिंग वेक्टर इज नथिंग बट डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, कह सकते हो अ वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भागता है उसकी जिस डायरेक्शन वेलोसिटी होती है उस डायरेक्शन को नाम दे दिया गया पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर ये है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर भाग रहा है, ये मतलब है, ठीक है। इसको एक नया नाम मिल गया पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग तो नहीं है रिकी, पॉइंटिंग है, पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है ना, पॉइंटिंग नहीं है, पॉइंटिंग वेक्टर, इसी तरह से लिखते हैं उसको, पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। तो ऐसे कई बार सवाल बन सकते हैं, जैसे यू नो ऑब्जेक्टिव्स में ऐसे कई बार पूछ सकता है कि साहब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड बता, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, बता किस डायरेक्शन में वेव भाग रही है। जैसे एक छोटा सैंपल दिखाता हूँ तुम्हें, जैसे मान ले बोलेगा साहब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन की है, क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड लेट्स से जेड डायरेक्शन की है, बता यू फाइंड आउट पॉइंटिंग वेक्टर। चार ऑप्शन छाप देगा, आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, माइनस, मतलब कुछ भी छाप देगा, जल्दी बता। एंड द आंसर इज डल रिस्पॉन्स। अरे ई क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना राइट हैंड स्कूल लॉ से,
राइट हैंड स्कूल लॉ से ई क्रॉस बी का डायरेक्शन निकाल ले। जैसे मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है वाई डायरेक्शन की, इधर देख, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ले वाई डायरेक्शन की होगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड मान ले पॉजिटिव जेड एक्सेस की है, बाहर निकल रही है, इधर देख, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, किधर, पॉजिटिव जेड एक्सेस। घुमा ले ई क्रॉस बी, क्या घुमाना है अपने को, ये ध्यान रखना, ई क्रॉस बी क्रॉस ही नहीं, ई क्रॉस बी, ये ध्यान रखना। अब देख इधर देख, ई इधर है, बी इधर है, खचा कुचुक, ये सुनो, आवाज नहीं आई, ई क्रॉस बी, ये ई है, ये बी है, बी क्रॉस ई नहीं, ई क्रॉस बी, तो ई इधर बी इधर, राइट हैंड स्कूल है ना, जो हम लोग मैग्नेटिक फोर्स ऑफ करंट में पढ़े, तो ई के डायरेक्शन मोल्ड कर ले, ई क्रॉस बी, खचाक। तो डायरेक्शन क्या आ गया, तो डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर आ गया पॉजिटिव एक्स एक्सेस। कई सारे सवाल बन सकते हैं, जैसे मान ले बोलेगा था इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन की है, मैग्नेटिक फील्ड लेट्स से जेड डायरेक्शन की है, पता पॉइंटिंग वेक्टर किधर है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, जल्दी बोल, आवाज नहीं आई। पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन मतलब पॉइंटिंग वेक्टर है, क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर, आवाज नहीं आई, बोलो रे। ई क्रॉस बी निकालना है, क्या करना है, ई क्रॉस बी निकालना है। तो देख इलेक्ट्रिक फील्ड मान ले एक्स डायरेक्शन की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, और मैग्नेटिक फील्ड मान ले पॉजिटिव जेड एक्सेस की है, ये देख, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, राइट हैंड स्कूल अच्छे से घुमाना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब घुमा, ये सुनो, नेगेटिव एक्सेस, आवाज नहीं आई। ई किधर है, पॉजिटिव एक्स में, बी किधर है, पॉजिटिव जेड में, ई क्रॉस बी क्रॉस ही मत कर देना, ये ध्यान रखना, ई क्रॉस बी, ई से बी, ई क्रॉस बी, खचाक खुचुक, है ना, नीचे नीचे नीचे, ये पॉजिटिव एक्सेस, ये क्या है, नेगेटिव एक्सेस। तो ऐसे सवाल बन सकते हैं, ध्यान रखें, है ना, पूछे आ चुके हैं नीट और जेईई में, मेंस में ऐसे सवाल पूछे आ चुके हैं, तो ध्यान रखें। तो यहाँ पे पॉइंटिंग वेक्टर क्या आ गया, नेगेटिव वाई एक्सेस। तो पॉइंटिंग वेक्टर का है ना मतलब क्या है, कैसे निकालते हैं, ध्यान रखें। और अब हम लोग मूव करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पे। तो इसमें सवाल नंबर 1 में कोई शक नहीं, बन गया होगा। सवाल नंबर 1 में बोलता है कि एक पीपीसी है, इसके पास सर्कुलर प्लेट्स हैं, कैसी हैं सर्कुलर प्लेट्स हैं, ठीक है ना। इनके बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो इस रेट से चेंज हो रही है। मतलब क्या अपने को उसने दे रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बोले तो डी ई बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है। एंड लुक एट द धमाकेदार यूनिट ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है, ये टाइम की यूनिट होनी भी चाहिए, ई बाई टी, तो वोल्ट पर मीटर अपॉन टाइम। तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तुम लोगों को याद आ रहा हो डिस्प्लेसमेंट करंट के हम लोग 3 डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्रेशन पढ़े हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्योंकि इलेक्ट्रिक रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो इसलिए हम लोग इस फॉर्म में घुमाएंगे डिस्प्लेसमेंट करंट का। बोल क्या, ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ई बाई डी टी, रिमेंबर। अब यहाँ पे सिंस सर्कुलर प्लेट्स हैं, तो ए होता है प्लेट एरिया, सर्कल का प्लेट एरिया कितना होगा, सर्कुलर प्लेट है ना, पाई आर स्क्वायर चिपका दे, हो जाएगा भाई। सो यहाँ पे जो है पाई हो गया, पाई की वैल्यू हो गई, रेडियस कितना हो गया 5 सेंटी, उसको मीटर में चिपका दे। अब सन नॉट हो गया 8.86 इंटू 10⁻12, और डी ई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं डायरेक्टली गिवन है क्या, 10/12, क्लियर है। तो इसी को तुम सिंप्लीफाई करके देखोगे तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, और बिल्कुल सिमिलर है नेक्स्ट वाला, बन गया होगा। तो यहाँ पे उसने दे रखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लुक एट द यूनिट। अगर कहीं कोई शक या है ना शंका है तो आप उसका यूनिट चेक कर लें, ठीक है। तो यूनिट जो है आपकी शंका का समाधान कर देगा। भाई वोल्ट पर सेकंड है, इसका मतलब डी वी बाई डी टी की वैल्यू है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट करंट बोल क्या पड़ता है, सी इंटू डी वी बाई डी टी, रिमेंबर। तो फॉर्मूले स्टैंडर्ड अपने को याद रखना है, डायरेक्ट सवाल बनते हैं इसमें कैपेसिटर कैपेसिटेंस क्या अपने को डायरेक्टली दे रखा है। अब क्योंकि वो माइक्रोम दे रहा है तो इसको भी माइक्रोम चिपका दे, कोई दिक्कत नहीं है ना, 1 माइक्रोफैरड। डी वी बाई डी डायरेक्टली गिवन है, तो ध्यान रखें ये किस में जाएगा, माइक्रो एम्पियर में, क्योंकि इसको हमने माइक्रोफैरड में डाला है, ठीक है। एम्पियर में देखना तो 10⁻⁻6 से चिपका दे, एम के सिस्टम में यूनिट रख दे।
बोलो बनाए क्या? सवाल नंबर थर्ड में ठीक है, देख सवाल नंबर थर्ड में बोलता है कि साहब एक कैपेसिटर है ना, और इसको साहब एक एसी सोर्स है उसने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है ना, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है। क्या पूछ रहा है? द वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट अपने को डायरेक्टली दी हुई है 1 मिली एम्पियर, उसको मैं एम्पियर में चिपका देता हूँ, ठीक है। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ द सोर्स, सोर्स का आरएमएस वोल्टेज पूछ रहा है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। देख ये बता, ध्यान सोच, क्या जो आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है वही तो सोर्स का आरएमएस वोल्टेज है? पैरेलल ना रहे, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल में जितना इसके अक्रॉस का वोल्टेज वही तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज, तो हम कैपेसिटर का निकाल लेंगे, वही हो जाएगा सोर्स का, ठीक है। तो देखो, तो कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा? आरएमएस वोल्टेज, तो सब आरएमएस करंट मल्टीप्लाइड बाई कैपेसिटर का रिएक्टेंस। एसी सर्किट में पढ़ चुका है ना रे, वी बराबर आई आर, तो आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, आरएमएस करंट मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, कैपेसिटर का रिएक्टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं 1/-c, है ना। अच्छा, आई का मतलब ध्यान रखें आरएमएस होता है। एक और चीज़ ध्यान रखें, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के चैप्टर में, जितना कंडक्शन करंट होता है उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, तो यही आईडी है, यही आईसी है, ये सुनो। और करंट का मतलब आरएमएस करंट होता है। तो असलियत में ध्यान रखें, यही आईडी है, यही आईसी है, यही असलियत में सर्किट में फ्लो करने वाली आरएमएस करंट है, बोले तो 10⁻⁻3। क्लियर है? ठीक है, अब इनकी वैल्यूज अपने को ना चिपका सकते हैं। तो यहाँ पे तुम लोग सवाल में डेटा पढ़ पा रहे हो, आरएमएस हो गया 10⁻³ and डिवाइड बाय ओमेगा इंटू सी। ओमेगा सवाल में ध्यान से पढ़ें कि अपने को डायरेक्टली दे रखा है उसने 500 रेडियन पर सेकंड। सी मतलब कैपेसिटर कैपेसिटेंस 0.1 माइक्रो में है, तो मैं उसको फैराड में चिपका देता हूँ। तो यहाँ से प्रॉपर एम के सिस्टम में आ जाएगा, वोल्ट्स में आ जाएगा। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे, रिजल्ट इज 20 वोल्ट्स। ये हमने निकाला है आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस अ सोर्स, मतलब आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस अ कैपेसिटर। क्या यही बन जाएगा आरएमएस वोल्टेज ऑफ द सोर्स एज वेल? ये सुनो, पैरेलल ना रे, पैरेलल में जितना इसके अक्रॉस का आरएमएस वोल्टेज वही तो सोर्स का आरएमएस वोल्टेज। तो सोर्स का आरएमएस वोल्टेज पूछ या कैपेसिटर का आरएमएस वोल्टेज पूछ, बात एक ही है। ये पहला। दूसरे पार्ट में पूछता है, क्या पूछ रहा है? दूसरे पार्ट में अपने को उसने पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द कैपेसिटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो यहाँ पे ये जो करंट है ये अपने को उसने कंडक्शन करंट दे रखी थी, कोई दिक्कत नहीं है, कंडक्शन करंट बोल डिस्प्लेसमेंट करंट बोल एक ही चीज़ है। हम लोग याद करो क्या पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, क्या हम लोग प्रूव कर चुके हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इट इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्शन करंट। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, नेचर दोनों का अलग होता है। यहाँ पे आपको देखेगी कंडक्शन करंट, कैपेसिटर के अंदर देखेगी डिस्प्लेसमेंट करंट, बाकी मैग्नीट्यूड बराबर होता है। इनिशियली अपने को कंडक्शन करंट दिया था, कोई दिक्कत नहीं, उतनी होगी, है ना। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या 1 मिली एम्पियर, दैट इज, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सवाल नंबर 4 में, सवाल नंबर -12 है। क्या है साहब? -12। सवाल नंबर जो 4 है ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा सा पेशेंस समझें। इसमें बोल रहा है कि साहब एक पीपीसी है, ठीक है, और इसको उसने एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहले पार्ट में जाओ, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट की आरएमएस वैल्यू कितनी है। तो कंडक्शन करंट पूछे, डिस्प्लेसमेंट करंट पूछे, मैग्नीट्यूड बराबर ही है, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू क्या होगी? आरएमएस वैल्यू ऑफ सोर्स और डिवाइड बाय कैपेसिटर के रिएक्टेंस 1/-c, ओम्स लॉ को माना है। आरएमएस करंट क्या होगी, है ना, इसका इसके अक्रॉस का आरएमएस वोल्टेज, दैट इज आरएमएस वोल्टेज ऑफ सोर्स एंड डिवाइड बाय इसका रिएक्टेंस विच इज 1/-c। अच्छे से लिख लेते हैं, बोलो भाई, बन जाएगा। सारी वैल्यू चिपकानी अपने को। ओमेगा कितना दे रखा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी डेटा पढ़ें, सवाल में सब गिवन है। कैपेसिटर कैपेसिटेंस कितना है, पिको फैराड है, पिको है, उसको फैराड में उड़ा दें। पिको मतलब 10⁻12, ये हम लोग कैपेसिटेंस में पढ़े।
है ना। तो ओमेगा हो गया, सी हो गया, और सोर्स का आरएमएस वोल्टेज 9200, ठीक है। तो इसी को आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो रिजल्ट आएगा। सेकेंड पार्ट में पूछता है कि इज द कंडक्शन करंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट, ऑफ कोर्स, है ना, पढ़ चुके हैं कि साहब यही कंडक्शन करंट होगी, यही डिस्प्लेसमेंट करंट होगी, मतलब जवाब क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो यही कंडक्शन करंट की आरएमएस वैल्यू है, यही डिस्प्लेसमेंट करंट की भी आरएमएस वैल्यू है। थर्ड में आ जाए, फाइंड आउट पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। आरएमएस वैल्यू पता है, पीक वैल्यू नहीं निकाल सकता। आरएमएस बराबर आई नॉट बाई रूट 2, खटैक। आरएमएस बराबर हो जाएगा भाई, तो आरएमएस वैल्यू साहब ये निकालना है, तो पीक वैल्यू नहीं निकाल पाएगा, आई नॉट बाई रूट 2। तो आई नॉट यहाँ से कितना निकाल दे, तो आई नॉट हो जाएगा साहब 8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू रूट 2। रूट 2 मतलब यहाँ पे चिपका देना 1.414। तो उसी को आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे, रिजल्ट आएगा, ठीक है सर। हाँ, आखिरी पार्ट ये बड़ा धमाका है। आखिरी पार्ट में उसने पूछा कि डिटरमिन द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्सेस बिटवीन द प्लेट्स। यहाँ पे जो प्लेट्स हैं ध्यान से पढ़े हैं, उसने सर्कुलर दे रखी हैं बॉस, ये देख इस तरह की प्लेट्स हैं, ठीक है। अच्छा ये मान ले एक्सेस है, ये क्या है, प्लेट्स की एक्सेस है, जैसे डिस्क की फॉर्म में है, और डिस्क की ये सब एक्सेस है, ठीक। अच्छा इनका जो रेडियस है वो ध्यान से पढ़े हैं, वो 10 है, और आपको निकालना है यहां से 2 सेंटीमीटर, मतलब पक्की बात है रेडियस से छोटा है ना। इस पी पॉइंट पे बता एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। ये अजीब सा सवाल है ना, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको अच्छे से पकड़ना। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो भी यहां से एक्सेस से 2 सेंटीमीटर पे, क्या है, कैसे निकालना है। तो असलियत में हम लोग क्या पढ़े हैं, कैपेसिटर इज गेटिंग चार्ज्ड, है ना, एसी सोर्स है ना रे। एसी सोर्स है, वोल्टेज चेंज हो रहा है, तो वोल्टेज चेंज होने से चार्ज चेंज होगा, चार्ज चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, और क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। हाँ, इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। एसी सोर्स है ना, इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो सब समय का फंक्शन है, तो वोल्टेज चेंज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगी ना, ई बराबर वी बाई डी। वोल्टेज समय का फंक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड समय का फंक्शन, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तभी तो तुम्हें पूछ रहा है, बता एक्सेस से इस डिस्टेंस पे, हाँ ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। तो इस प्रोफाइल के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करने की अप्रोच ही होती है कि आप थोड़ी देर के लिए मान लें कि यहाँ पे साहब एक करंट दौड़ रही है। हाँ, अरे वही तो, अरे डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, यही तो है डिस्प्लेसमेंट करंट। भाई चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, बट मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स तो करंट ही होता है रे। तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब करंट है, कौन सी करंट है, कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर के बाहर कंडक्शन करंट, कैपेसिटर के अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो ऐसा सोच कि मान ले यहां पे एक यूनिफॉर्म करंट दौड़ रही है, तो ये ध्यान से सोच, क्या ये एक सॉलिड करंट कैरिंग सिलेंडर बन जाएगा। याद करो एम्पियर सर्किट लॉ में क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, एक सॉलिड करंट कैरिंग सिलेंडर के अंदर वाले किसी पॉइंट पे व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। हाँ, वो फंडे यहां पे लगेंगे, चमका नहीं रहे तुम लोगों को। असलियत में दिस केस इज इक्विवेलेंट टू से देख कि भाई साहब एक सॉलिड करंट कैरिंग सिलेंडर है, और सिलेंडर के अंदर वाले किसी भी पॉइंट पे क्या हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये पढ़े हैं, कभी तो पढ़े हैं, कहीं तो पढ़े हैं, यस नो। याद आया, हॉलो सिलेंडर की वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस किए हैं, सॉलिड सिलेंडर की वजह से, तो ये सॉलिड करंट कैरिंग सिलेंडर है, ये फंडा है। और सिंस तुम्हें ध्यान से सवाल में पढ़ एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो क्या हमें करंट का भी एम्पलीट्यूड रखना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू पूछता तो हम करंट की आरएमएस वैल्यू पकड़ते हैं, बट मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू, तो करंट की पीक वैल्यू रखनी पड़ेगी, ये फंडा है। ठीक है, ये कंसेप्ट को मानना पड़ेगा। ये इस सवाल में थोड़ा सा है ना ट्विस्ट था, ये थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट का सवाल था। बाकी तो आसान है, ठीक है। इसमें सब कैपिटल आर मतलब रख देना सिलेंडर का रेडियस, और यहाँ पे सिलेंडर का रेडियस क्या उतनी हो जाएगा जितना कि डिस्क का रेडियस है, और स्मॉल आर होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्सेस, और स्मॉल आर यहाँ पे कितना रख देना 2 सेंटी, गिवन ही है, हो जाएगा। सिर्फ वैल्यू रखनी है, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या वैल्यू अपने को छापनी है, मैं बता देता हूँ, सिंपल कैलकुलेशन है।
है ना, आई नॉट। तो क्या ध्यान से देखो, क्या हम लोग आई नॉट ऑलरेडी निकाल चुके हैं? उससे फर्क नहीं पड़ता वो कंडक्शन करंट है या डिस्प्लेसमेंट करंट है, दोनों के मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होते हैं। तो आई नॉट साहब ये छाप देंगे, ठीक है भाई। और क्या स्मॉल आर है, स्मॉल आर मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्सेस विच इज 2 सेंटी है, उसको मैं मीटर में चिपका देता हूँ। क्या है 2 × 10⁻²। कैपिटल आर क्या होता है, सिलेंडर का रेडियस। और यहाँ पे ध्यान से देख, क्या सिलेंडर का रेडियस उतना ही हो जाएगा जितना कि यहाँ पे प्लेट का रेडियस, और प्लेट का रेडियस ध्यान से देख 10 सेंटी है, तो ये चिपका दे, हो जाएगा भाई। तो म्यू नॉट हो गया, आई नॉट हो गया, आर हो गया, पाई मतलब 3.14 डाल देना ठीक है। और कैपिटल आर हो ही गया, तो उसको चेक करके देख आ रहा नहीं आ रहा है, इसको एक बार चेक करके देखें। इंटू 10⁻12 इतना टेस्ला। हाँ, सो आज की जर्नी यहीं पे वाइंड अप करते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।